गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हमने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 7 न्यूटन की फोर्स लगाई है। मान लीजिए आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, 7 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 8 मीटर का हो रहा है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स को भी हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना है, वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पे देखिए अप्लाइड फोर्स जो है वो कितनी है, 7 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना दे रखा है आपको, 8 मीटर। अब देखिए वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, F इंटू एस। यहाँ पर F होता है फोर्स और S होता है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमें दे रखी है 7 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 8 मीटर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 56। और इसकी ऐसा यूनिट क्या लेंगे हम, जूल। तो यहाँ पर वर्क डन कितना हो जाएगा, 56 जूल जो है वो वर्क डन हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। हम कब कहेंगे कि जो वर्क है वो हो रहा है, सही है। हम किस केस में कह सकते हैं वर्क जो है हो रहा है और किस केस में कह सकते हैं वर्क जो है नहीं हो रहा है, क्लियर है। तो पहले तो ये समझ लीजिए, देखिए वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन। मान लीजिए आपको एक बॉडी दे रखी है, उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं और उसमें बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट या मोशन हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब उस बॉडी के ऊपर जो वर्क हो रहा है वो क्या है, 0 है। अगर मान लीजिए आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट या मोशन होता है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि वर्क उस बॉडी के ऊपर हो रहा है। तो देखिए वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, अगर उस ऑब्जेक्ट में मोशन हो रही है तो ही हम कहेंगे कि वर्क हो रहा है। इन केस उस जिस बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं उसमें अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट या मोशन नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे वर्क डन जो है उसमें नहीं हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हमें क्या करना है, वर्क डन का जो है फॉर्मूला बताना है क्या होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स W इज इक्वल टू F इंटू एस। क्लियर है। अच्छा अब नेक्स्ट है, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। अब देखिए हमें यहाँ पर 1 जूल की जो है डेफिनेशन बनानी है। किस तरीके से बनाएंगे, उसके लिए देखिए वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, F इंटू एस। इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल, इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन और इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर। अब अगर मान लीजिए आप किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए आपको एक बॉडी दे रखी है, उसके ऊपर आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं, 1 न्यूटन की फोर्स आप उसके ऊपर लगा रहे हैं और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अगर 1 मीटर का हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है, 1 मीटर का हो रहा है, तो इस केस में वर्क डन, इस केस में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, 1 जूल होगा। इस केस में वर्क डन होगा जो कितना होगा बच्चों, वो 1 जूल होगा, सही। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, सही, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन और इंक्लूड करनी पड़ेगी। इफ़ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, सही, प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर इन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन वर्क डन ऑन द बॉडी, सही, या ऑब्जेक्ट विल बी 1 जूल। देखिए मान लीजिए आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसके ऊपर हम 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं और उसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। मान लीजिए फोर्स इस डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी अगर इसी डायरेक्शन में होता है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसको पॉजिटिव वर्क डन बोलेंगे। और 1 जूल का मतलब क्या है, पॉजिटिव वर्क डन होना चाहिए, सही है। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव 1 ही तो 1 होता है, क्लियर है। तो इसमें आपको ये जरूर लिख कर है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर एक बॉडी आपको दे रखी है, उसके ऊपर आप 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है 1 मीटर का, क्लियर है। तो इस केस में वर्क डन जो होगा वो 1 जूल होगा, मगर हमें पॉजिटिव 1 जूल लेना है, तो उसके लिए हमें एक वर्ड इंक्लूड करना पड़ेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, सही है। कि मतलब जो मोशन होगी वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए,
जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो और मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है, तब भी अगर ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, वर्क डन जो है वो 1 जूल ही होगा, मगर वहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव 1 जूल होगा वर्क डन। क्लियर है? तो ये आप छोटी सी चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ बुलॉक्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन अ प्लो। सही है? आपको 2 बुलक दे रखे हैं, वो 140 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं किसके ऊपर, प्लो के ऊपर। द फील्ड बीइंग प्लोड इन द फील्ड बीइंग प्लोड इज 15 मीटर लॉन्ग, और फील्ड कितनी लंबी है बच्चों, 15 मीटर लॉन्ग है। हाउ मच वर्क इज डन इन प्लोइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। क्लियर है? देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है आपको पेयर ऑफ बुलॉक्स दे रखे हैं, वो क्या करते हैं, प्लो कर रहे हैं, किसको, फील्ड को प्लो कर रहे हैं, मतलब खेत को जोत रहे हैं। क्लियर है? हल होता है ना, हल से वो क्या कर रहे हैं, खेतों को प्लो कर रहे हैं। अच्छा, अब ये कितनी फोर्स लगा रहे हैं, 140 न्यूटन की, और कितने लेंथ है फील्ड की, वो आपको दे रखी है 15 मीटर। तो आपसे वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, F इंटू एस। एफ दे रखा है 140 और एस दे रखा है 15, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2100 मीटर, सॉरी जूल। सही है? तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2100 जूल जो है वो आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सही, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करना है। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए आपको एक बॉडी दे रखी है, उसमें वो एनर्जी जो उसकी मोशन के कारण है, वो हम क्या कहलाएंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी हम उसे बोलेंगे। किसी भी बॉडी में अगर एनर्जी होती है किसके कारण, ड्यू टू इट्स वेलोसिटी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसको आप दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। क्लियर है? तो देखिए इसमें इन्होंने कहा है, आप काइनेटिक एनर्जी को ये भी डिफाइन कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जिस किसी भी बॉडी में, सही है, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है किसी भी बॉडी में जो कि उसकी वेलोसिटी के कारण होती है। और दूसरे तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वो वर्क डन होता है जो कि कोई भी बॉडी कर सकती है बिफोर कमिंग टू रेस्ट। क्लियर है? तो दोनों तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मान लीजिए आपको एक बॉडी दे रखी है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है। क्लियर है? तो अब हम इसमें ये मेजर करेंगे, ये रेस्ट में आने से पहले कितना वर्क कर सकती है, वो भी इसकी क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आपको एक बॉडी दे रखी है, उसका मास आपको दे रखा है m, मास आपको दे रखा है m kg, और वो v वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था बच्चों इसका, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट है, ये बच्चों 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ये आप खुद ट्राई करिए, नहीं तो फिर बाद में मैं आपको समझाऊंगा।
अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में मैंने कहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको एक बॉडी दे रखी है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 25 जूल, उसका मास आपको m दे रखा है और वो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब देखिए नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। अब अगर मान लीजिए आप इसकी वेलोसिटी को डबल कर देते हो तो उस केस में न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये आपसे उन्होंने पहले पूछा है। सही। अच्छा आगे, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। और जब आप इसकी वेलोसिटी को क्या करते हो, 3 टाइम्स इंक्रीज कर देते हो। पहले केस में उन्होंने कहा उसकी अगर वेलोसिटी डबल कर देते हो तो न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी। सेकंड में उन्होंने कहा अब अगर मान लीजिए उसकी वेलोसिटी को आप 3 टाइम्स इंक्रीज कर देते हो तो न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसका मास हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसका मास जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया क्या है, इन्होंने आपको काइनेटिक एनर्जी जो है 25 जूल्स दे रखी है और उसकी वेलोसिटी दे रखी है 5। और काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉलो होता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 25, वेलोसिटी दे रखी है 5 और हमने m को एज इट इज़ रहने दिया। तो इससे हमने m कैलकुलेट कर लिया तो m आ गया हमारा 2 kg। m कितना आ गया, 2 kg। अच्छा अब देखिए पहले केस में वो क्या कहते हैं, इन द फर्स्ट केस द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज डबल्ड। मतलब आपको वेलोसिटी पहले क्या दे रखी है, 5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। अब फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं। मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी कर देंगे हम, 10 मीटर पर सेकेंड कर देंगे और मास उसका हम कांस्टेंट ही रहने देंगे। मास को उसका हम क्या रहने देंगे बच्चों, कांस्टेंट रहने देंगे। मास में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है फर्स्ट केस में हमने उसकी जो वेलोसिटी है वो डबल कर दी है। पहले उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। अब न्यू जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 2 जा 10। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, हाफ mv²। यहाँ पर v जो है वो नया v है तो इसको हम v1 ले लेते हैं। सही। तो अब देखिए हाफ m कितना दे रखा है 2 और v दे रखा है 10। इसे सॉल्व किया तो कितना आ गया, ये 100 जूल्स आ गया। कितना आ गया, 100 जूल्स आ गया। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 100 जूल्स होगी। न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों, 100 जूल्स। अच्छा अब देखिए सेकंड केस में उन्होंने कहा है, अब अगर मान लीजिए हम इसकी जो वेलोसिटी है, सेकंड केस में उन्होंने कहा है हाँ 3 टाइम्स कर दें। क्लियर है। अब अगर मान लीजिए आप इसकी जो है वेलोसिटी 3 टाइम्स कर दें। पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी, 5 मीटर पर सेकेंड थी। अब अगर हम इसे 3 टाइम्स कर देते हैं तो कितनी हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। क्लियर है। v की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं v2। सही है। तो v2 कितना दे रखा है, 15। इसे सॉल्व किया तो ये आ गया 225 जूल्स। तो इसका मतलब अगर आप वेलोसिटी को डबल करते हो तो 100 जूल्स काइनेटिक एनर्जी आ रही है और अगर आप वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर देते हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, 225 जूल्स आ रही है। क्लियर है बच्चों। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पावर। यहाँ पर हमें क्या करना है, पावर को डिफाइन करना है। तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। जिस रेट पर हम वर्क करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज
पावर, मतलब 1 सेकंड में कोई बॉडी जितना वर्क करेगी वो उसकी क्या कहलाएगी, पावर कहलाएगी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, W/T। W हो गया वर्क डन, T हो गया टाइम, सही है। और इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों, वाट जो है इसकी SI यूनिट होती है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। यहाँ पर हमें जो है 1 वाट की डेफिनेशन निकालनी है। तो देखिए, पावर का फॉर्मूला होता है W/T। पावर की SI यूनिट होती है वाट, और वर्क डन की होती है जूल, और टाइम की होती है सेकंड, सही है। अब अगर मान लीजिए कोई बॉडी 1 जूल वर्क करती है कितने, 1 सेकंड में, तो उसकी पावर क्या होगी, 1 वाट होगी। तो उसकी पावर क्या होगी, 1 वाट होगी। मान लीजिए आपको कोई बॉडी दे रखी है, वो 1 जूल ऑफ वर्क करती है कितने, 1 सेकंड में, तो उसकी पावर क्या कहलाएगी, 1 वाट उसकी पावर कहलाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है अ लैम्प कंज्यूम्स 100 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो बच्चों, 1000 जूल्स वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। कितने सेकंड में, 10 सेकंड्स में। तो हमें क्या करनी है, उसकी पावर जो है वो फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। तो अब देखिए, पावर के 2 फॉर्मूले होते हैं, सही, द रेट एट विच वर्क इज डन, या दूसरा कोई बॉडी, मान लीजिए आपको एक अप्लायंस दे रखा है, वो 1 सेकंड में जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, पावर कहलाएगी। तो आप दोनों तरीके से पावर को डिफाइन कर सकते हो, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन, वो आपकी मर्जी है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको लैम्प दे रखा है वो 100 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 10 सेकंड्स में। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। तो एनर्जी कंज्यूम कितना है, 1000 जूल, टाइम दे रखा है 10 सेकंड, डिवाइड करोगे तो 100 वाट जो है इसकी पावर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो लैंप है उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी बच्चों, 100 वाट होगी। अच्छा, इसके बाद है डिफाइन एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होता है, क्लियर है। अच्छा देखिए, एवरेज पावर जो है उसको हम पावर के अकॉर्डिंग ही डिफाइन करेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, या एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। एवरेज में टोटल वर्ड हम आगे लगा देते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो एवरेज पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। अच्छा, पावर का एक और फार्मूला होता है एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। तो एवरेज पावर का एक और फार्मूला हम बना सकते हैं, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए इसमें उन्होंने कहा है लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। देखिए यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। पहले मैंने कहा है सुमा इज स्विमिंग इन अ पूल। दूसरे में कहा है अ डंकी इज कैरिंग लोड ऑन इट्स बैक। थर्ड में अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। फोर्थ में अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। फिफ्थ पार्ट में एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। फिफ्थ एफ पार्ट में फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड अप इन द सन। देखिए यहाँ पे आपको कुछ वो दे रखे हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स आपको देखकर बताना है किस में वर्क हो रहा है किस में वर्क नहीं हो रहा है। और लास्ट है अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। देखिए सबसे पहला पार्ट है सुमा इज डूइंग वर्क। सुमा क्या कर रही है, सुमा जो है वो स्विमिंग कर रही है किसमें, पूल के अंदर। तो इसका मतलब वो फोर्स लगा रही है तभी तो वो तैर पा रही है, सही है। और वो तैर रही है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट या मोशन हो रहा है, तो इसका मतलब वो वर्क कर रही है। सुमा इज डूइंग वर्क, दिस इज बिकॉज सुमा इज मूविंग हर सेल्फ इन वाटर ऑफ द स्विमिंग पूल बाई अप्लाइंग फोर्स। सही है, सुमा क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है विद हिज हैंड्स एंड लेग्स, और वो मूव भी कर रही है तो इसलिए वो वर्क कर रही है। सेकेंड पार्ट में अ डंकी इज नॉट डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, दिस इज बिकॉज इट इज कैरिंग लोड एट अ राइट एंगल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है।
अ डंकी हाउएवर डज वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है आपको एक डंकी दे रखा है, तो मैं डंकी ऐसे बना देता हूँ, सही है। ये हमने लेट कर लिया डंकी है, इसने क्या किया हुआ है अपनी पीठ के ऊपर सामान रखा हुआ है और वो लेकर जा रहा है इसको सीधा, क्लियर है। अच्छा अब देखिए इसके ऊपर दो फोर्स लग रही है, एक तो लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है। अच्छा अब यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और मंकी जो है इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, सामान को लेके जा रहा है, ये उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है। और इनके बीच का एंगल जो है वो कितने का है, 90 डिग्री का है, क्लियर है। तो इस केस में W का क्या फॉर्मूला होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ एस कॉस थीटा, थीटा कितना दे रखा है यहाँ पे 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये 0 आ गया। तो यहाँ पे वर्क डन जो है वो 0 जूल होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर डोंकी जो है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, मगर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और जो एयर का रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। अच्छा अब देखिए इसके बाद थर्ड पार्ट है, a windmill is doing work, this is because it is lifting up water from the well against the force of gravity। अब देखिए इन्होंने कहा है विंडमिल दे रखी है आपको, वो वाटर को क्या कर रही है, वेल में से निकाल रही है। ये आपको वेल दे रखा है, इसे पानी भरा हुआ है और यहाँ पर एक विंडमिल लगी हुई है, क्लियर है। और वो वाटर को क्या कर रही है, ऊपर की तरफ खींच रही है। तो इस केस में वो वर्क कर रही है, क्यों, वो अगेंस्ट ग्रेविटी वाटर को क्या कर रही है, ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रही है। अच्छा अब देखिए फोर्थ पार्ट, अ ग्रीन प्लांट डज नो वर्क ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दिस इज बिकॉज इन दिस केस बोथ द फोर्सेज एज वेल एज द डिस्टेंस मूव्ड आर 0। देखिए प्लांट जो होते हैं ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, अपना फूड जो अपनी बॉडी के अंदर खुद बना लेते हैं। अब इस केस में होता क्या है कि जो प्लांट है वो कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, क्यों, ना तो यहाँ पे कोई फोर्स लग रही है, ना ही कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा अब देखिए ई पार्ट है, एन इंजन डज वर्क इन पुलिंग अ ट्रेन। अब इंजन जो है वो ट्रेन को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, सही है। तो इसका मतलब वो वर्क कर रहा है, दिस इज बिकॉज एन इंजन अप्लाइज फोर्स, इंजन क्या करता है, अप्लाई करता है फोर्स के ऊपर, सही है, और उसके कारण ट्रेन क्या करती है, मूव करती है। तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स भी लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे वर्क हो रहा है। अब देखिए एफ में इन्होंने कहा है नो वर्क इज डन व्हेन द फूड ग्रेन्स आर ड्राइड अप इन द सन, सही, फूड ग्रेन्स जो है सन लाइट के अंदर क्या हो रहे हैं, सूख रहे हैं। तो इस केस में कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, क्यों, ना तो यहाँ पे कोई फोर्स लग रही है, ना ही कोई मोशन हो रहा है। नेक्स्ट है वर्क इज डन व्हेन द सेल बोट मूव्स। देखिए सेल बोट जब मूव करती है तो वो वर्क करती है, दिस इज बिकॉज विंड इज अप्लाइंग फोर्स। इस केस में फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, विंड जो है वो फोर्स अप्लाई कर रही है, और वो क्या करती है, सेल बोट के अंदर मोशन प्रोड्यूस करती है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें उन्होंने कहा एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन at certain angle to the ground, moves in a curved path and falls back to the ground. The initial and final point of the path of the object lie on the same horizontal plane. What is the work done by the force of gravity on the object? देखिए यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को सही सामने की तरफ फेंका हवा में, तो वो इस पाथ से क्या होगा, ट्रैवल करेगा और अल्टीमेटली वो यहाँ आकर गिर जाएगा, क्लियर है। तो इस केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल पॉइंट होता है और जो फाइनल पॉइंट होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन वो एक ही क्या होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होती है। तो अब आपको ये बताना है कि इस केस में वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। देखिए सिंस द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, सही है, of the path of an object thrown at angle to the ground lie on the same plane, same horizontal line,
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज in only in the horizontal direction since there is no net displacement of the object in the vertical direction, therefore no work is done by the force of gravity on the object। अब देखिए यहाँ पर ये इसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से हमने क्या किया, इसको ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ गया और फाइनल वो यहाँ आकर गिर गया। अब देखिए अगर आप यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन देखेंगे, सही है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो ज़ीरो है। डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो है भाई, ऑब्जेक्ट तो यहाँ से यहाँ तक आ गया ना, मगर अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो है। देखिए ये मार्कर है, मार्कर को जब मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, यहाँ से मान लीजिए मार्कर यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, सही है। अब इस मार्कर को मैं यहाँ से यहाँ थ्रो करता हूँ, तो इस केस में ये डिस्प्लेसमेंट तो कर रहा है, मगर डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या है, जीरो है। क्लियर है, क्यों, अगर मान लीजिए वर्टिकली हाइट पर अगर आप किसी चीज़ को फेंक रहे हो तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप हॉरिजॉन्टली किसी भी चीज़ को थ्रो करते हो तो उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे एस जीरो है, सही है। मान लीजिए यहाँ से आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो, उसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये सर्टेन हाइट तक वो ऊपर गया ना, तो यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट है। अगर मान लीजिए इस बॉल को आप इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल प्लेन में फेंकोगे, तो इस केस में इसकी हाइट जो है उसमें तो कोई चेंज नहीं आया ना, क्लियर है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, इसलिए फोर्स जो है वो भी ज़ीरो होगी। अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब। एक बैटरी जो है वो बल्ब को क्या करती है, लाइट करती है। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। अब आपको ये बताना है इस प्रोसेस के अंदर जो भी एनर्जी चेंज हो रहा है वो हमें डिस्क्राइब करना है। तो देखिए जो बैटरी है उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, केमिकल एनर्जी होगी। वो केमिकल एनर्जी फर्स्ट किस में कन्वर्ट होगी बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उस हीट से ही क्या होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। देखिए अ बैटरी कंटेन्स केमिकल्स एंड सप्लाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो अ बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर क्या होगा, जो बैटरी आपको दे रखी है उसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे सबसे पहले, सही। इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, सही। अब ये जो एनर्जी है ये किसके अंदर जा रही है बच्चों, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जा रही है। वो इलेक्ट्रिकल बल्ब क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करेगा, पहले हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। देखिए जो बल्ब होता है ना उसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है, टंगस्टन का फिलामेंट। तो जब भी इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है तो ये गर्म होता है। गर्म होने के कारण क्या होता है, ये हीट प्रोड्यूस करता है, उस हीट से क्या होती है, लाइट बनती है। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बल्ब क्या करेगा, यूज़ करेगा और फिलामेंट को गर्म करेगा, मतलब उससे वो क्या बनाएगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और वो जो हीट होती है उसी से फिर क्या होती है, लाइट एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, उसी से लाइट जो है बनती है। तो इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने कहा सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 55 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्क डन बाय द फोर्स फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा आपको एक मास दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसका मास जो है वो 20 kg है। अब हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, सही है।
अभी इसकी जो वेलोसिटी है वो मान लीजिए आपको दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, और जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, 2 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो हमें ये बताना है वर्क डन बाय द फोर्स वो क्या होगा। देखिए यहाँ पे फोर्स कर क्या रही है, ये बॉडी मूव कर रही है तो इसका मतलब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पर इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी है, अब इसके ऊपर एक फोर्स लगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पर जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा उतना जो है वर्क कौन कर रहा होगा, फोर्स इस बॉडी के ऊपर कर रहा होगा। क्लियर है? दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पर आपको एक बॉडी दे रखी है, वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। अब इसके ऊपर एक फोर्स लगी और उसकी स्पीड कम होकर हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, फोर्स के कारण हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो फोर्स वर्क कर रही है, वर्क डन बाय द फोर्स, वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए पहले केस में मास उसका 20 kg है और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, वो क्या होगा, 12 mv²। क्लियर है? तो देखिए ऐसे करता हूँ बच्चों, मैं खुद ही यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको एक बॉडी दे रखी है, उसका मास आपको दे रखा है 20 kg और वो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब इसके ऊपर एक फोर्स लगी, सही, फोर्स इसके ऊपर एक लग रही है और उसने इसकी जो वेलोसिटी है वो कम कर दी। कितनी कर दी, 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इसकी कर दी। तो आपको बताना है वर्क डन बाय द फोर्स क्या होगा। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे उस बॉडी के अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी है। ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, इस फोर्स के कारण हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो डैट वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 12 mv² और इनिशियल क्या होगा, 12 mu²। 12 m कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा v² माइनस u²। तो 12 m देखिए कितना दे रखा है आपको, 20, और v दे रखा है 2 और u दे रखा है 5। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ गया 10। तो 10 × 4 - 25, तो ये आ गया -210 जूल्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो रही है, कम हो रही है, इसलिए माइनस का साइन आ रहा है। क्लियर है बच्चों? ये आप ध्यान रखिएगा, माइनस का साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसका मास दे रखा है हमें 10 kg, इज एट ए पॉइंट ए ऑन द टेबल। यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, वो किसी टेबल के ऊपर है एट पॉइंट ए। इट्स मूव्स टू अ पॉइंट बी। इसको हमने मूव किया, ए से कहाँ तक मूव कर दिया, बी तक मूव कर दिया। इफ़ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज़ हॉरिजॉन्टल। अब ये जो ए बी लाइन है, ए और बी को ज्वाइन जब आप करोगे तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। व्हाट इज़ द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। सही है? अब देखिए ऐसा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है। अब इस केस में ये जो थीटा एंगल है ये कितने का है बच्चों, 90 डिग्री का है। W का क्या फॉर्मूला होता है, FS cos थीटा, और यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री का दे रखा है। ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और ये फोर्स की डायरेक्शन है। क्लियर है? तो
यहाँ पर हम लगा देंगे cos 90। cos 90 किसके बराबर था, थीटा को यहाँ 90 रख देंगे, सॉरी थीटा को हम यहाँ पर 90 रख देंगे, तो cos 90 कितना होता है 0, तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा 0 जूल आ जाएगा। इसका मतलब वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स की वो क्या होगा 0 होगा। क्यों, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बीच का जो एंगल है थीटा वो यहाँ पर कितना है 90 डिग्री का है, और वर्क डन का क्या फॉर्मूला क्या होता है एफ cos थीटा, थीटा 90 डेट मीन्स cos 90 0, cos 90 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन जो है वो भी 0 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड वाई। देखिए इसमें उन्होंने कहा है, मान लीजिए एक बॉडी है उसको हमने रूफ टॉप पर रखा हुआ है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्यों, वो ग्राउंड से एट ए हाइट मान लीजिए h रखा हुआ है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब हम इसको ड्रॉप करते हैं तो धीरे धीरे इसकी हाइट जो है वो क्या होगी कम होगी, और अल्टीमेटली इसकी हाइट क्या होगी 0 हो जाएगी, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। क्लियर है। अब क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या वायलेट करता है, क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी ये कहता है एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो ना ही घटा सकते हो, सही है, उसको बस आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हो। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो है ड्यूरिंग फ्री फॉल वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो क्या ये वायलेट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, नहीं करता है। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो एट एवरी पॉइंट द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। सही है। यहाँ पर हमने 4 पॉइंट दिए, एक पॉइंट ए ले लीजिए, एक बी ले लीजिए, एक सी ले लीजिए और एक डी ले लीजिए। एट एवरी पॉइंट वेदर इट इज़ ए बी सी और डी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। फिक्स मतलब कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। हाँ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है मगर उतनी ही काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ भी रही होगी। तो इसलिए ये जो एग्जांपल है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर्स ड्यूरिंग राइडिंग अ बाइसिकल। सही, मान लीजिए एक बच्चा है वो बाइसिकल चला रहा है, तो उस केस में कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रही है वो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देखिए सबसे पहले द केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड ट्रांसफॉर्म इन आवर बॉडी इनटू मस्कुलर एनर्जी ऑफ द मसल। सबसे पहले जो पर्सन बाइसिकल को चला रहा है उसने जो खाना खाया होगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी, उसकी जो केमिकल एनर्जी है सॉरी, वो क्या होगी मस्कुलर एनर्जी में क्या होगी कन्वर्ट होगी, और वो कहाँ पर स्टोर होगी, मसल्स के अंदर स्टोर होगी। सही है। व्हेन वी पैडल अ बाइसिकल देन होता क्या है, जो मस्कुलर एनर्जी है हमारी किसकी, लेग्स की, वो किस में ट्रांसफॉर्म होती है, वो काइनेटिक एनर्जी में क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। सही है। और वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या करती है, पेडल्स को रोटेट करती है। द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेडल्स इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय द बाइसिकल चेन टू रोटेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बाइसिकल व्हील। अब देखिए पेडल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या करती है, वो बाइसिकल की जो चेन होती है, सही, उसमें क्या करती है, उस काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में क्या करती है, चेंज कर देती है। क्लियर है। सबसे पहले देखिए जो हमने खाना खाया है उसकी जो केमिकल एनर्जी है वो मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वो मस्कुलर एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगी, कन्वर्ट होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी पेडल्स को क्या करेगी, रोटेट करेगी, और वो पेडल्स क्या करेंगे, चेन्स के अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, और वो क्या करेंगे, वो जो चेन होती है वो क्या करेगी, व्हील्स के अंदर क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। ड्यू टू दिस द बाइसिकल व्हील्स मूव्स फॉरवर्ड।
व्हेन द बाइसिकल इज मूविंग देन द बाइसिकल एज वेल एज द पर्सन राइडिंग द बाइसिकल बोथ हैव काइनेटिक एनर्जी। सही है। और इसके कारण होगा क्या, जब बाइसिकल मूव करना चालू करेगी तो उस केस में क्या होगा, जो पर्सन उसके ऊपर बैठा हुआ है बाइसिकल के ऊपर, उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी आएगी और जो बाइसिकल है उसमें भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए, जो हमने खाना खाया हुआ है वो पहले मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट होगा, मस्कुलर एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। उस कारण हम क्या करेंगे, पेडल्स को रोटेट करेंगे। पेडल्स के रोटेशन के कारण जो चेन होती है उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, और जब चेन के अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी तो वो व्हील्स के अंदर क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। सही है। और व्हील्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या करेगी, साइकिल और साइकिल के ऊपर बैठे हुए पर्सन दोनों को क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन है, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विद ऑल योर माइट एंड फेल्ड टू मूव इट, वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग। देखिए ऐसा है, मान लीजिए एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसको आप पुश कर रहे हो। सही है। अब आप उसमें पुश कर रहे हो तो इसका मतलब वर्क कर रहे हो। सही है। मगर वो पत्थर तो मूव हो नहीं रहा, तो इसका मतलब वो सारी की सारी एनर्जी कहाँ जा रही है, ये हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है। क्लियर है। अब देखिए, यस द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, इस केस में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है व्हेन वी पुश अ ह्यूज रॉक एंड फेल्स टू मूव इट। सही है। हम रॉक के ऊपर क्या कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, मगर रॉक हिल भी नहीं रही है, उस केस में भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। सही है। द एनर्जी स्पेंड बाई अस गेट स्टोर्ड इन द रॉक एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेंट्रीफिकेशन ड्यू टू द डिफॉर्मेशन ऑफ रॉक। सही है। द डिफॉर्मेशन इन द रॉक इज सो स्मॉल डेट कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाई अस। देखिए मान लीजिए एक बहुत बड़ी सी रॉक है, उसको हम धक्का मार रहे हैं, वो रॉक बिल्कुल भी नहीं हिल रही, तो उस केस में क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। और उस कारण क्या होता है, इसमें थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन मतलब थोड़ा बहुत इसमें टूट फूट सी होती है, मगर वो इतनी नेग्लिजिबल होती है कि वो हमें दिखाई नहीं देती है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। एक हाउस होल्ड है, उसने 250 यूनिट जो है एनर्जी कंज्यूम की है। तो यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम कितनी है बच्चों, 250 यूनिट्स। 250 यूनिट्स जो है वो एनर्जी कंज्यूम हो रही है हर मंथ में। हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड इन जूल्स। अब हमें इसे क्या करना है, जूल्स में कन्वर्ट करना है। अच्छा, जो यूनिट होती है यहाँ पे वो kWh में होती है। सही। तो एनर्जी कंज्यूम कितनी हो रही है, 250 kWh। और 1 kWh जो होता है उसमें कितने होते हैं, 250 जूल्स है, सॉरी 1 kWh में क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 250 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3.6 इंटू 10⁶ जूल से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। उतनी जो है जूल्स में एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी। देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा एक हाउस होल्ड है वो 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है इन अ मंथ। यूनिट क्या है यहाँ पे, kWh। और 1 kWh जो होता है वो किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 250 kWh को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3.6 इंटू 10⁶ जूल से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।